नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। आज हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वी चंपारण जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट की तरफ जिसका इतिहास बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन राजनीति में इसका असर साफ दिखाई देता है। जी हाँ, ये है चिरैया विधानसभा सीट। 2010 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ और तब से आज तक सिर्फ भाजपा का कब्जा रहा। तो आइए जानते हैं इस नई सीट की नई कहानी। 2008 में परिसीमन के बाद चिरैया विधानसभा सीट बनी और 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। मंच पर बीजेपी के अवनीश कुमार सिंह उतरे और धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं बात करें तो उन्हें मिले 39,459 वोट, जबकि आरजेडी के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को मिले सिर्फ 24,631 वोट, यानी 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से भाजपा ने इस नई सीट पर झंडा गाड़ दिया। 2015 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारे लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, सामने फिर वही पुराने प्रतिनिधि आरजेडी के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव थे। नतीजा आया तो बस यही आया कि लाल बाबू प्रसाद को मिले 62,831 वोट, वहीं लक्ष्मी नारायण को मिले 58,457 वोट, यानी जीत का अंतर सिर्फ 4,374 वोटों का था। मतलब चिरैया में मुकाबला रोमांचक था और आरजेडी ने बीजेपी को अच्छी चुनौती दी। एक और खास बात, इस चुनाव में 24,000 से ज्यादा वोट नाचों के खाते में। सोचिए, अगर ये वोट किसी एक पार्टी को मिल जाते तो शायद कहानी बदल जाती। 2020 के चुनाव में फिर से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता मैदान में थे। इस बार उनके सामने थे आरजेडी के अच्छे लाल यादव। नतीजा आया, लाल बाबू प्रसाद को मिले 62,904 वोट, यानी 37.6%। अच्छे लाल यादव को मिले 46,030 वोट, यानी 27.5%। तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, यानी लगातार दूसरी बार लाल बाबू प्रसाद विधायक बने और बीजेपी ने फिर से इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। अब बात करते हैं चिरैया की असली राजनीति की जातीय समीकरण। यहाँ सबसे मजबूत है यादव और मुस्लिम मतदाता, दोनों मिलकर बड़ा वोट बैंक तैयार करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ब्राह्मण और राजपूत समुदाय भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और बात करें यानी जो भी नेता इन जातियों को साथ लेता है, उसकी जीत लगभग तय हो जाती है। 2011 की जनगणना और वोटर लिस्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एससी मतदाता 37,728, यानी 12.8%। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी सिर्फ 59, यानी 0.02%। मुस्लिम मतदाता 43,101, यानी 14.6%। वहीं ग्रामीण मतदाता है 2,95,214, लगभग 100%, यानी ये पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ के मुद्दे भी वही हैं जो ग्रामीणों के होते हैं, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और बाढ़। 2015 में यहाँ 55% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2020 में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हर बार नतीजा लगभग एक जैसा, बीजेपी की जीत। चिरैया की जनता हर बार अपने मुद्दे उठाती है। बाढ़ और जल जमाव की समस्या, खेती के लिए सिंचाई की दिक्कत, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। लोग कहते हैं कि विधायक आते हैं, जाते हैं, जीतते हैं, लेकिन इन समस्याओं का हल अभी तक अधूरा है और वैसे का वैसा ही। चिरैया विधानसभा की एक और खासियत है, यहाँ नोटा का वोट बैंक। 2015 में 24,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया। सोचिए, यह संख्या इतनी है कि आसानी से चुनाव का नतीजा बदल सकती है। यानी यहाँ के मतदाता अपनी नाराजगी भी
साफ साफ दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी चिरैया विधानसभा सीट की, जहां 2010 से अब तक सिर्फ बीजेपी का दबदबा रहा। पहले अवनीश कुमार सिंह और फिर लगातार 2 बार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में बीजेपी यहां अपनी जीत की हैट्रिक जारी रखेगी या फिर यादव मुस्लिम समीकरण MY मिलकर आरजेडी को फिर से मजबूत करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या नोटा का वोट बैंक किसी नई पार्टी के लिए रास्ता खोलेगा? आपको क्या लगता है अगली बार चिरैया का विधायक कौन होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के चिरैया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि इस सफर में आपने यह महसूस किया होगा कि किस तरह एक विधानसभा सीट की राजनीति उतार चढ़ाव पूरे बिहार की राजनीति को नई दिशा देती है। लेकिन बिहार की राजनीति का यह कारवां यही नहीं रुकता। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक और दिलचस्प और ऐतिहासिक सीट की ओर। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ढाका विधानसभा सीट, जो न सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले का एक अहम हिस्सा है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान रखती है। ढाका विधानसभा सीट की कहानी भी किसी रोचक उपन्यास से कम नहीं। यहाँ के चुनावी इतिहास में कई ऐसे पल आए जब जनता ने अप्रत्याशित फैसले लिए और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को करारी शिकस्त दी। यही कारण है कि यह सीट हमेशा से सुर्खियों में रहती है और हर चुनाव में पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। अगले वीडियो में जब हम आपको ढाका विधानसभा की कहानी आपके सामने रखेंगे और खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ की राजनीति किस तरह जातीय समीकरणों, विकास की मांग और जनता की उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमती है। कभी यहाँ किसी पार्टी का दबदबा रहा, तो कभी जनता ने सत्ता विरोधी लहर से बदलाव का रास्ता चुन लिया। यही उतार चढ़ाव इस सीट को और भी खास बना देती है। हम यह भी जानेंगे कि ढाका विधानसभा से जुड़े कौन से नेता राज्य की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर पाए, किन चुनावों में यहाँ का परिणाम पूरे बिहार की सत्ता समीकरण को प्रभावित कर गया। यहाँ के मतदाता हमेशा से जागरूक रहे हैं या यही वजह है कि हर बार का चुनाव नतीजा यहाँ की जनता के सोच और बदलती प्राथमिकताओं को साफ दिखाता है। इतना ही नहीं, ढाका विधानसभा की राजनीति का असर सिर्फ एक इलाका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई बार इसके नतीजों ने आसपास की सीटों और गठबंधन की राजनीति रणनीति को भी नई दिशा दी। यहाँ का इतिहास यह साबित करता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में, तो समय समय पर बदलाव का संदेश देती रहती है। दोस्तों, अगर चिरैया विधानसभा की कहानी ने आपको बिहार की राजनीति में दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराया, तो यकीन मानिए ढाका विधानसभा सीट की कहानी भी आपको उतनी ही रोमांचक लगेगी। यहाँ के चुनावी संघर्ष, यहाँ की जनता की उम्मीदें और यहाँ के नेताओं की किस्मत, सब कुछ आपको एक अलग ही अनुभव देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे ढाका विधानसभा सीट पूरी कहानी और पूरी राजनीतिक यात्रा। यह कहानी आपको न सिर्फ स्थानीय राजनीति को समझाएगा, बल्कि पूरे बिहार की बड़ी तस्वीर को भी साफ करेगा। और हाँ, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी भागीदारी ही हमें ऊर्जा देगी और हमें प्रेरित करती है कि हम बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां लगातार आपके सामने लाते रहें और आपको बताते रहें। तो आप दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जहां हम आपके लिए लाएंगे और खोलेंगे ढाका विधानसभा सीट की सियासी कहानी और बिहार की राजनीति का एक और रोचक अध्याय।